दोस्तों, कहानी धीरे धीरे अंत के नजदीक जा रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। काफी दिन बाद एपिसोड 180 आया है, तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। एपिसोड 179 में कल्याणी दंश के बगीचे में तरबूज खा रही थी, तो दंश कल्याणी को कुछ समझा रहा था। अब आगे दंश अचानक से कल्याणी के चेस्ट की ओर देखने लगा। कल्याणी भौहें उचकाकर बोली, कहाँ देख रहे हो, तुम्हारी आंखें कहाँ पर है? ये सुनकर दंश बोला, वो मैं तो बस तुम्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा था, कहीं तुम पढ़ते पढ़ते सूख कर कांटा तो नहीं हो गई हो। असल बात तो कुछ और ही थी। इस सोशल मीडिया के जमाने में उसे अब तरबूजों का मतलब कुछ और भी समझ आने लगा था, इसलिए ही उसकी नजरें उस और चली गईं। उफ, मैं क्या सोच रहा हूँ, लगता है कि लड़कियों से मुझे अब और दूर रहना चाहिए। कल्याणी का दोस्त बनते बनते मेरी नजरें अब कुछ और तलाश करने लगी हैं। सही कहते हैं लोग, लड़के लड़की को कभी दोस्त नहीं होना चाहिए, बात फिर कहीं और तक पहुंच जाती है, वो मन में बोला। कल्याणी ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ खोए हुए हो महाराज, बताओगे नहीं मेरे तरबूज कैसे हैं? कल्याणी की बात सुनकर दंश मुस्कुराया और बोला, बहुत मीठे और सॉफ्ट। कल्याणी बोली, कुछ भी तरबूज कभी सॉफ्ट होते हैं क्या? वो तो बाहर से एकदम सख्त होते हैं। दंश बोला, हाँ हाँ, जो भी समझ लो। कल्याणी ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम तो अपने घर गए थे ना? दंश हैरान होकर बोला, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे मृत्युंजय जी ने बताया था। दंश इस पर काफी निराश नजर आने लगा। वो राजस्थान गया था, मगर जब उसे पता चला कि अद्विजय ने जाकर कल्याणी के क्लासमेट हृदय को जान से मार दिया था, तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वापस आ गया था। मगर वो कल्याणी को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था। दंश कल्याणी से बोला, कल्याणी, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? कल्याणी अपनी नजरें दंश की नजरों से मिलाते हुए बोली, तुम्हारा घर? तुम्हारा कोई घर भी है? इस पर दंश बोला, हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता, मैं राजस्थान के बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक रखता हूँ। कल्याणी बोली, ओह, तुम तो बड़ी बड़ी फेंकते भी हो, मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था। इस पर दंश उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ चलो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। वैसे तो मैं कभी अपने बाप की चीज पर घमंड नहीं करता, मगर मेरे बाप के घर को देखकर तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। कल्याणी बोली, क्या सच में तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? मगर स्कूल? इस पर दंश बोला, स्कूल की चिंता मत करो, 1-2 दिन ही लगेंगे। वो कल्याणी को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि यहाँ पर सिया के लोग हमला न कर दें और कल्याणी को अपना शिकार न बना ले। कल्याणी अपना फायदा देखते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर इससे पहले तुम्हें मेरा होमवर्क करने में मेरी मदद करनी होगी। ये कहकर उसने अपने नोटबुक उठाई और दंश के हाथ में पकड़ाकर बोली, चलो अब शुरू हो जाओ। ठीक है, ये कहकर उसने लिखना शुरू किया। कल्याणी उसकी हैंडराइटिंग देखकर हैरान हो गई और अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, वाह यार, तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी है। इस पर दंश बोला, ये यार वार जैसी लैंग्वेज से बोलना बंद कर दो, लड़कियों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। कल्याणी बोली, आए बड़े लड़कियों को ज्ञान देने वाले, पहले अपने बारे में सोचो, फेंकू कहीं के। दंश ने कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये कहकर उसने होमवर्क करना शुरू किया। दोनों बिस्तर पर बैठे होमवर्क कर रहे थे। कल्याणी को होमवर्क करते करते नींद आ गई और उसने अपना सर दंश के कंधे पर रख लिया। दंश ने अपना कंधा उचकाकर उसका सर हटाने की कोशिश की। कल्याणी ने फिर दंश की गोद में रख लिया और सिकुड़ कर लेट गई। दंश ने रूम के एसी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया और फिर नोटबुक को नीचे रखकर उसने कल्याणी को अपनी गोद में सोने दिया। कल्याणी, ओ कल्याणी, उठ जाओ, मेरे घुटना टूट जाएंगे। दंश की आवाज सुनकर भी कल्याणी नहीं उठी। तभी दंश नीचे झुका और उसने अचानक कल्याणी के कान में जोर से चिल्ला दिया। कल्याणी चीखी और उसने दंश की कमीज को पकड़ लिया। दंश हंसते हुए बोला, अरे तुम तो डर गई। कल्याणी ने या अचानक दंश की गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो काफी गुस्से में थी, उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। दांत ने जब थप्पड़ खाया तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। दंश गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये कहते ही दंश ने अपने होंठ अचानक से कल्याणी के होंठों पर रख दिए और उसके सर को पकड़कर उसने बिस्तर पर लिटा दिया। कल्याणी ने दंश के होंठों को काट लिया, मगर दंश फिर भी उसे किस करने लगा। अचानक कल्याणी ने अपना पैर उठाया और दंश उसके प्राइवेट एरिया पर हमला कर दिया। दंश दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर पीछे गिर गया। कल्याणी को जब एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, तो उसने दंश की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ ज्यादा लग गई है क्या? दंश ने कहा, नहीं, ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा। हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरा परिवार तो मुझे अपना वारिस देने के लिए बुला रही है, लेकिन तुमने तो यहीं पर मेरा वंश खत्म कर दिया। कल्याणी, तुम्हें श्राप मिलेगा, श्राप। कल्याणी बोली, हाँ, तो तुमने कैसे मुझे चूमने की कोशिश की, वो भी बिना मेरी इजाजत के? दंश ने कहा, तो तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा था, भूल गई? कल्याणी बहस करते हुए बोली, तो तुमने भी तो मेरे साथ बदतमीजी की थी। दंश बीच में कराहने लगा और बोला, अरे अब गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या मतलब है? तुमने तो मेरे साथ वो कर दिया है ना, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, वरना न जाने मेरे बच्चों की टीम का क्या होगा। कल्याणी घबरा गई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ।
ये कहकर वो बिस्तर से उठी। उसने अपने दुपट्टे को कस कर बांधा और दंश को अपने कंधे पर उठा लिया। दंश से उसके कंधे पर आकर बुरी तरह हैरान था। उसने मन में कहा, ये दुबली पतली सी लड़की, इसने मुझे कैसे उठा लिया? क्या ये कोई पिछले जन्म में महान योद्धा थी? दंश भाई तेरा, इतना बॉडी बनाने का क्या फायदा जब ये 45 किलो की लड़की तुझे अपने कंधे पर उठाकर घुमा सकती है। और अब तूने नाटक तो कर लिया है, अब उसे नाटक को कहाँ तक ले जाएगा? कल्याणी तभी उसके ख्यालों को तोड़ते हुए बोली, तुम घबराना मत, मैं जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ये कहकर वो दंश को लेकर बाहर आई। ड्राइवर ने उनको देखा तो वो जल्दी से उनके पास आया। कल्याणी जल्दी से दंश को अस्पताल ले गई। वही ट्रिप पर पहुंचकर सभी लोग जंगल में घूमने लगे। जंगल में काफी ज्यादा खूबसूरत और हरे भरे पेड़ थे। धूप भी छान कर नीचे नहीं आ रही थी, बस छांव ही छांव थी। अद्विजय की गोद में धानी और अग्नि दोनों थे और आरोही उनके आगे चल रही थी। आरोही पीछे मुड़कर बोली, आप जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं? हमें आज पूरा जंगल देखना है। ये सुनकर अद्विजय बोला, आरोही तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रही हो? आरोही बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपका ही बच्चे हैं, आपसे ही ये दोनों बाहर आए हैं। ये सुनकर धानी खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, डैडी आप तो मम्मा से डर गए। ये सुनकर अद्विजय बोला, बिल्कुल नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तभी आरोही को एक अच्छी सी जगह मिली और उसने वहां से पत्तों को साफ किया। जब उन्होंने अपना कैंप वहां पर लगाया और पत्तों पर बैठकर धानी हंसने लगी और बोली, भैया चलो हम इन पत्तों से अपना किला बनाते हैं। ये कहकर धानी ने अग्नि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर भाग गई। अद्विजय थोड़ी दूर पर जाकर सिगरेट पीने लगा। उसने अपनी पीठ को एक पेड़ से लगाया हुआ था। तभी पेड़ से नीचे आते हुए चींटियां उसके कमर पर चढ़ गई। अद्विजय जल्दी से पेड़ से हटा और उसने अपने सिगरेट को नीचे फेंककर कुचल दिया। चींटियों से परेशान अद्विजय को देखकर आरोही हंसने लगी और फिर वो चलकर अद्विजय के पास आई। अद्विजय ने उसे गुस्से से घूरा और फिर उसने खुद अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे उतार कर फेंक दिया। वो आरोही की मदद नहीं चाहता था क्योंकि वो आरोही से काफी ज्यादा नाराज जो था। आरोही अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोली, देखती हूँ कब तक नाराज रहते हैं। फिर वो जाकर सबके लिए फ्रूट्स कट करने लगी। उसने अग्नि और धानी को अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाए, मगर अद्विजय उन दोनों से काफी दूर था। वो आसपास अपनी पैनी नजरों से देख रहा था कि वहां पर कोई जाल तो नहीं बिछाया गया है। कुछ देर बाद रात हो गई। सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने कैंप लगाया। मिस्टी राज की गोद में बैठी थी। आरोही दोनों बच्चों के पास थी और सौम्या मृत्युंजय के कंधे पर अपना सिर रखकर बैठी हुई थी। मिस्टी राज से बोली, राज हमें हमारा पेट काफी खाली खाली लग रहा है। ये सुनकर राज ने कहा, तो क्या तुमने डिनर नहीं किया? ये सुनकर मिस्टी राज को छेड़ते हुए बोली, राजकुमारी को डिनर नहीं, कुछ और चाहिए। राज कंफ्यूज होकर बोला, वो क्या? दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके बताएं आपको राज मिस्टी की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है या कल्याणी दंश की? वैसे मुझे पसंद है। और आपको? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और